So students, today we will discuss the determine the kinetic of the sponification of ethyl acetate. This is the titles of today's practical. What is the aim of this practical? So we have to determine the accurately the rate constant of second order reaction, and this second order reaction is obtained by the sponification of ethyl acetate. ये जो प्रैक्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें हमने सबसे पहले जो एक चीज देखी है वो काइनेटिक्स देखी है। हमने काइनेटिक्स डिटरमिन करनी है। काइनेटिक्स का क्या मतलब है कि हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने किस रिएक्शन का फाइंड आउट करना है, सो वी हैव टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ स्पोनिफिकेशन ऑफ एथाइल एसीटेट। हम आगे ये देखेंगे कि स्पोनिफिकेशन होता क्या है, ये क्या प्रोसेस है। सो इट इज अ रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है एथाइल एसीटेट का। जो एथाइल एसीटेट है ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कलरलेस लिक्विड होता है। इसकी जब हम स्पोनिफिकेशन करते हैं तो इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट आता है। तो अगर आपको कहा जाए कि इस रिएक्शन की यानी कि स्पोनिफिकेशन ऑफ एथाइल एसीटेट की आप काइनेटिक्स को डिटरमिन करें, तो इसका क्या मतलब है, यू हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पे मेंशन है बात के रेट कांस्टेंट ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। हमें ये रिएक्शन जब हम लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन हम लोगों ने लिखी है, हमें वहां पे ही पता चल गया है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास क्या है, हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, और सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिटरमिन कैसे करते हैं, ये भी आज हम इस प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे। First of all, we will talk about the sponification. What is sponification? Actually, sponification is a process in which we have performed hydrolysis of fats और oil. फैट्स और ऑयल की हाइड्रोलिसिस होती है, और वो किसकी प्रेजेंस में होती है, इट इज परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली। यानी कि कोई भी हमारे पास बेस है, अल्कली है, जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, सो दीज आर द अल्कली। So if you want to perform hydrolysis of fats and oil की हम लोग स्पोनिफिकेशन कर रहे हैं in the presence of alkali, we call this process is sponification. अगर हम स्पोनिफिकेशन का लिटरली मीनिंग देखें कि उर्दू में कि स्पोनिफिकेशन होता क्या है, तो स्पोनिफिकेशन इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ सोप। जो हमारे पास सोप होता है हम यूज करते हैं घरों में, जो तो वो जो सोप है उसकी जो फॉर्मेशन है उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पोनिफिकेशन। अगर कोई आपको जनरल पूछे कि व्हाट इज स्पोनिफिकेशन, सो यू कैन से दैट द प्रोसेस फॉर द मेकिंग ऑफ सोप इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन। यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज सोप। सोप क्या है, केमिकली हम सोप को कैसे डिफाइन करते हैं। सो सोप आर द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। कोई भी हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे पाल्मेटिक एसिड है, एसिटिक पाल्मेटिक एसिड है, ऑलिक एसिड है, ये तमाम हमारे पास फैटी एसिड है। तो किसी भी जो फैटी एसिड होता है हमारे पास, जो फैटी एसिड्स है, इनकी जब हम करते हैं, इनको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं सोप। So in short, what is sponification? It is the process for making of soap. अब इस करंट जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही पता चल गया था कि स्पोनिफिकेशन करानी है, किसकी करानी है, हमने करानी है एथाइल एसीटेट। ठीक है, अब हम एथाइल एसीटेट क्या है उसको देख लेते हैं। Here you can see the formula sponification of ethyl acetate. एथाइल एसीटेट, अगर इस वर्ड को ही देखें तो ये कॉम्बिनेशन है दो वर्ड का, एक यहाँ पे एथाइल ग्रुप अटैच है और दूसरा यहाँ पे एसीटेट ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो आप ये देखें, एथाइल ग्रुप क्या होता है हमारे पास C2H5,
So this is the ethyl group and CH3C डबल बॉन्ड O एसीटेट आइन बने हैं। ये कहाँ से बने हैं एसीटेट आइन? ये बेसिकली हमारे पास बने हैं कहाँ से? एसिडिक एसिड जो होता है इसमें से जब एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और उसकी जगह हम लोगों ने CH3COOH, ठीक है, ये हमारे पास एसिडिक एसिड होता है। इसका ये जो एक हाइड्रोजन है ये हमने रिप्लेस कर दिया एथाइल ग्रुप से, तो रिजल्टिंग हमारे पास क्या बन गया है? एथाइल एसीटेट। और ये जो एथाइल एसीटेट है ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है? ये एस्टर होता है, ठीक है। एस्टर लिंकेज है इसके अंदर। एस्टर लिंकेज क्या होती है कि जब हमारे पास एक कार्बोनाइल, अगर मैं इसको रिएक्शन को, ये जो फॉर्मूला है इसको लिख के देखूं तो ए जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके साथ जब ईथर लिंकेज होती है तो इसको हम कहते हैं एस्टर लिंकेज। सो स्पोनिफिकेशन क्या है? स्पोनिफिकेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्पोनिफिकेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट, और इस करंट सिचुएशन में जो फैट्स हैं उसके बजाय हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं किसकी? एथाइल एसीटेट की, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली। अल्कली हमने क्या यूज किया है यहाँ पे? ये आपको नजर आ रहा है कि हाइड्रोक्साइड आइन। सो फ्रॉम वेयर दीज हाइड्रोक्साइड आइंस कम? दीज आर कम फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है जब आपने एथाइल एसीटेट का इसके साथ रिएक्शन करवाया तो क्या हुआ? यहाँ से इसने उसकी हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस मीन ब्रेक डाउन, तो यहाँ से आपका मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ। जो सोडियम आइन होंगे ये जाके अटैच हो जाएंगे एसीटेट आइन के साथ, ठीक है। और जो हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो अटैच हो गया एथाइल ग्रुप के साथ, तो हमारे पास बन गई एथाइल अल्कोहल। और जो हमारे पास है यहाँ पे जो एसीटेट इस वक्त शो हो रहा है क्योंकि हमने सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन को मेंशन किया है। अगर हम यहाँ पे पूरा सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिख देते तो रिजल्टिंग मेरे पास ये क्या होता? मेरे पास ये होता सोडियम एसीटेट, ठीक है, यानी कि एसीटेट का सॉल्ट बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट, ठीक है। सो दिस इज दिस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट जो होता है हमारे पास किसी भी सोडियम का जो कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं? सोप, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये जो चीज बन रही है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको? सोप मेकिंग को। ओके, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पोनिफिकेशन। Now the reaction will be understand when we talk about its kinetics. Kinetics में हम बात कर रहे हैं कि it proceed by a second order reaction. सबसे पहले तो हमें ये यहाँ पे क्लियर करना है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होते क्या है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं? A reaction is said to be second order if the rate of reaction is proportional to the concentration of two reactants, ठीक है। अगर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है, मैं आपसे कहूं कि इस रिएक्शन का, जैसे ये जो हमारे पास लिखा हुआ है रिएक्शन, जो हमारे पास ये रिएक्शन लिखा है, अगर इसका हमने रेट कांस्टेंट लिखना है, ठीक है, रेट कांस्टेंट को हम कैसे लिखेंगे कि हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो किसके? कंसंट्रेशन ऑफ द टू स्पीशीज ऑफ द रिएक्टेंट। अब इस करंट सिचुएशन में हमारे पास कितनी तरह के रिएक्टेंट हैं? दो तरह के रिएक्टेंट हैं, एक एथाइल एसीटेट है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यानी कि अगर आपको इस रिएक्शन का रेट लिखना पड़े, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपको पता है कि हमारे पास दो रिएक्टेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एथाइल एसीटेट, और इन दोनों की कंसंट्रेशन आपके रेट कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है। तो यहां से ये बात कंफर्म होगी कि हमारे पास जो ये रिएक्शन है इसका जो रिएक्शन रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? दो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे। तो दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे जब डिपेंड कर रहा है, सो वी कैन से दैट दिस रिएक्शन द स्पोनिफिकेशन ऑफ एथाइल एसीटेट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हमें इसका रेट कांस्टेंट लिखना पड़े ये तो हम इसको लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू
के, ठीक है। हमने कहा था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कंसेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट स्पीशीज। तो यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है वो किससे चेंज किया है, वो के से किया है। एंड टू रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन, one reactant is the ethyl acetate and other reactant is the hydroxide ion। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट इनके साथ शो हुई है, ये क्या शो करती है, ये इनकी कंसेंट्रेशन को शो करती है। तो जब हमने इसका रेट एक्सप्रेशन लिखा तो हमें पता चला कि ये जो रिएक्शन है, जो स्पॉनिफिकेशन ऑफ एथाइल एसीटेट है, ये बेसिकली हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। ये चीज हमें तो रिएक्शन लिख के जब उसका हमने थ्योरेटिकली इक्वेशंस लिखी, उसको हमने प्रोसीड किया, तो हमें यहाँ पे रेट कांस्टेंट का या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता चल गया। Now, this is the second order reaction whose rate expression can be written as Kt is equal to 1 by A minus X into 1 over A। ये जो expression है, ये फाइनल एक्सप्रेशन होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो हमारे पास रिएक्शन है, ये हमारे पास आया कैसे है। सपोज करें कि हमारे पास दो रिएक्टेंट थे, ए को हम कह देते हैं ए, ठीक है, और दूसरे को हम ठीक है, ए को हम कह देते हैं ए रिएक्टेंट है और साथ में हम कहते हैं बी रिएक्टेंट है। इस करंट सिचुएशन में आपने समझ लेना है कि ए हमारे पास एथाइल एसीटेट है और बी हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया, इनकी स्पोनिफिकेशन होगी, तो देन डेफिनेटली वी आर हैविंग प्रोडक्ट। अब अगर आपको कहा गया है कि आप रेट ला लिखें, ठीक है, यानी कि रेट ला क्या होता है, रेट ला हमें बताता है कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt, और इसके साथ नेगेटिव साइन होता है। वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। सिमिलरली हम जो है वो लिख सकते हैं रेट ऑफ जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या होगा, हम इसको सिर्फ बी लिख देंगे। तो ओवरऑल अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दैट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसको हम dx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिख दिया है क्या, रेट लॉ। रेट लॉ हमें क्या बताता है, रेट लॉ हमें बताता है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमारे पास दो तरह के रिएक्टेंट थे, एक ए और बी, इन दोनों को हमने कंबाइन करके क्या लिख दिया है, dx। अब ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये जो x है ये बेसिकली हमें बता रहा है कि इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब जो x है ये क्या, कौन सी कंसंट्रेशन है, ये हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, कब, जब टाइम 0 है। जब आपकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी एक टाइम t के बाद, तो उस वक्त a और b की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, a और b की कंसंट्रेशन उस वक्त हमारे पास रह जाएगी k इज इक्वल टू a माइनस एक्स, ठीक है, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, और इसको हम कर देते हैं स्क्वायर। हमने इसको स्क्वायर क्यों किया है, हमारे पास है दो रिएक्टेंट, एक ए और एक बी। ए की भी जो कंसंट्रेशन है वो a माइनस एक्स है, बी की भी a माइनस एक्स है, तो उन दोनों को कंबाइन करके हमने लिख लिया है a एक्स स्क्वायर। और ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल इसी के है कि dx ओवर dt के। अगर हम लोग यहाँ से dx और dt को
आपस में कंपेयर करें तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगा, हम लिख सकते हैं कि डी टी, ठीक है, ये जो डी टी है ये के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया है, और ये जो यहाँ पे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ये क्या हुआ है, ये डी एक्स के साथ जाके डिवाइड हो गया। सो वी गॉट दिस वन इक्वेशन फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और जब अगर हम आगे इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग इंटीग्रेशन आगे से जब इसको करेंगे बिटवीन लिमिट 0 to x एंड 0 to t, तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो ये वाला आ जाएगा। यहाँ पे चूंकि हमें इस सारी बातों की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मेमोराइज करवाने के लिए बताया है कि हमारे पास ए और बी प्रोडक्ट होते हैं, ए और बी हमारे पास प्रोडक्ट हैं, और एक और बी रिएक्टेंट हैं। जब ये बी पी में कन्वर्ट होते हैं और आपको कहा जाता है कि आप रेट ला लिखे, तो आप क्या लिखेंगे, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी के, और एट टाइम टी पे, यानी कि कुछ वक्त गुजरने के बाद जो ए और बी की कंसंट्रेशन थी, जो पहले ए थी अब क्या होगी है ए माइनस एक्स। चूंकि ए और बी की दोनों कंसंट्रेशन सेम थी, हमने उसे स्क्वायर लिया, सिंपली हमने यहाँ पे उसको रीअरेंज किया है। डी एक्स को ए माइनस एक्स स्क्वायर जो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब ये इक्वल के उस साइड गया तो डी एक्स के साथ डिवाइड हो गया, और जो डी टी डी एक्स के नीचे डिवाइड हो रहा था ये के टी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन निकली है। इसके बाद हमने इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई किया है, तो हमारे पास रिजल्ट यूं सिंप्लीफाई फॉर्म में आ चुका है। इसको आगे हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया है, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो हमारे पास ये आ गया है, के टी इज इक्वल टू जी जी मैंने समझा किसी ने कुछ पूछना है? मैम आई थिंक उसकी वॉइस नहीं आ रही, उसका नेट इशू था तो लेफ्ट हो गया। लेफ्ट हो गया। चलें, इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया ना, तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो ये आया है। ये जो सारी मैंने आपको ये जो स्टोरी बताई है ये सिर्फ आपको मेमोराइज कराने के लिए था। यहाँ पे आपका जो बेसिक फोकस होगा वो सिर्फ इस फाइनल एक्सप्रेशन पे आया है। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, ये के, और ये किसके इक्वल है, दैट इज द स्लोप ऑफ द कर्व ड्रॉन, कि जो हमारे पास स्लोप आएगी। अब जो स्लोप है वो किसके दरमियान हम ड्रा करेंगे, ये टी दैट इज टाइम एंड दिस वन कंसंट्रेशन। तो अगर आपको कहा जाए कि आप सेकंड ऑर्डर के लिए ग्राफ ड्रा करें तो हम एक यूं ग्राफ ड्रा करते हैं जिसमें हम एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम क्या ले लेते हैं, ये जो हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन आई हैं। जब आप इसको वाई एक्सिस पे लोगे और टी को आप एक्स एक्सिस पे लोगे तो आपके पास बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जनरेट होगी। ये यहाँ पे स्ट्रेट तो नहीं जनरेट हो रही, ये आई थिंक कुछ माउस में प्रॉब्लम है कि सही लिखा नहीं जा रहा। एनी एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होगी, और जब आप इसका ये जो स्लोप ड्रॉ करेंगे तो ये जो स्लोप है, ठीक है, ये आपको जो किसकी वैल्यू देगी, ये आपको दे देगी वैल्यू के की, और ये के क्या है, ये है रेट कांस्टेंट। और ये किसका रेट कांस्टेंट है, दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, दिस इज फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ से हमें जो बात क्लियर होगी, सबसे पहले स्पोनिफिकेशन का प्रोसेस पता चल गया। स्पोनिफिकेशन के प्रोसेस को सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका पता चल गया, रेट एक्सप्रेशन का पता चल गया, और हमें एट एंड पता चल गया कि अगर आप रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए, सो यू हैव टू यूज दिस वन इक्वेशन। और इस इक्वेशन को अगर हम लोग ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दें तो हम वहां पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जनरेट होगी, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें अगर आप स्लोप ड्रा करेंगे तो वो आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा।
अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि ये जो करंट सिचुएशन है, इसके अंदर हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं, हम उसके अंदर ये कंसेंट्रेशंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने जो यहाँ पे मेथड अडॉप्ट करना है अपने प्रैक्टिकल में, वो हमारे पास क्या है, वी हैव टू मेजर द कंडक्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट कंडक्टेंस, कि कंडक्टेंस होती क्या है। कंडक्टेंस इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी सब्सटेंस की जो एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, उसको हम कहते हैं कि ये उसकी कंडक्टेंस है। और हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी कि कितनी भी सब्सटेंस की जो रेजिस्ट करने, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की जो रेजिस्ट करने का जो रेसिप्रोकल है, बिल्कुल उसके उल्ट है, कि जितना एक आपके अगर सब्सटेंस में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की रेजिस्टेंस हो रही है, तो जो उसका रेसिप्रोकल है, उसका जो अपोजिट है, वो क्या होगी, वो कंडक्टेंस होगी। So जो thus Ohm's law can be expressed as I is equal to E over R and I is equal to E L। यहाँ पे जो I है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, E हमारे पास वोल्टेज को कर रहा है, और R हमारे पास रेजिस्टेंस को। इस इक्वेशन में ये जो L है, ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे देखें, यहाँ पे E और R है, दैट इज रेजिस्टेंस। अभी हमने बात की कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस है उसको किससे डिनोट किया है, L से। सो कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द करंट, जितनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी उतना ही ज्यादा आपका करंट भी प्रोड्यूस होगा। यूनिट कंडक्टेंस के क्या होते हैं, सीमेंस होते हैं। इसके अलावा कंडक्टेंस के यूनिट पर ओहम भी होता है, इसको मोह भी कहते हैं, इसके डिफरेंट सारे नेम्स हैं, ठीक है। पर ओहम भी होता है कंडक्टेंस का यूनिट, सीमेंस यहाँ पे तो मेंशन है। इसके अलावा पर ओहम में यूजली जो हम कंडक्टोमीटर लैब में यूज करते हैं, उस पे जो कंडक्टेंस की रीडिंग आती है वो पर ओहम में आती है, ठीक है। पर ओहम को हम मोह भी कहते हैं, MHO, बिल्कुल ओहम को उल्टा करके पढ़ें तो वो मोह बन जाता है। इसी तरह सीमेंस, ये तमाम के तमाम जो से हैं ये कंडक्टेंस के यूनिट हैं। अब जो ये एक्सपेरिमेंट है हमारा, इसके अंदर हम लोगों ने कंडक्टेंस मेजर करनी है, वो किसकी मेजर करनी है, ये जरा आपने जरा ध्यान से ये इस चीज को समझना है कि एक्चुअली जो कंडक्टेंस है वो हमें क्या बताती है। देखें, as the reaction proceed, the amount of hydroxide ion in the solution diminish and acetate ions are produced। सबसे पहले तो आपको पता है कि कंडक्टेंस बेसिकली होती क्यों है, एक सॉल्यूशन कंडक्टेंस शो क्यों करता है, क्योंकि वो सॉल्यूशन में होता है तो वो हाइड्रोलिस, उसकी हाइड्रोलिसिस होती है। अगर वो हाइड्रोलाइज होगा तो क्या होगा, उसके बन जाएंगे आइन। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर मैं इसको वाटर के अंदर डालूं तो क्या होगा, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आइन में चला जाएगा, सोडियम आइन बन जाएंगे, हाइड्रोक्साइड आइन बन जाएंगे। अब जो हम कहते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन अ गुड इलेक्ट्रोलाइट, क्यों उसको गुड इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो कंडक्टेंस है वो ज्यादा होती है। अब जो कंडक्टेंस है वो ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये जो इसकी डिसोसिएशन होती है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ये क्या होती है, ये बहुत ज्यादा रैपिड होती है और कंप्लीट हो जाती है। तमाम के तमाम सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन जो से होते हैं वो इंस्टेंटेनियसली अपने कॉन्स्टिट्यूट आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए उसकी जो कंडक्टेंस है वो भी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आपके पास कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, हम कहते हैं कि व्हाट आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट दे डू नॉट कंडक्ट, दे हैव लोअर कंडक्टेंसी, जिनकी कंडक्टेंसी कम होती है हम उन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और जो हमारे पास जो एग्जांपल होती है यहाँ पे, जो बेस्ट एग्जांपल होती है हम, वो क्या होती है, हमारे पास एसिटिक एसिड होता है। ये जो एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH, तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड है। जब आपने देखना है कि जो एसिटिक एसिड है ये कंडक्टेंस करे तो ये वाटर के अंदर जाके डिसोसिएट होगा, यहाँ से ये टूट जाएगा, एसिटेट आइन बनेंगे और क्या बनेंगे, हाइड्रोजन आइन। अब जो कंडक्टेंस होगी वो ड्यू टू, अगर एसिटेट आइन से कंडक्टेंस हो रही है, क्योंकि ये तो वाटर के साथ मिलके वो हाइड्रोनियम आइन बना देगा, तो पीछे बच जाएगा एसिटेट आइन। ये जो एसिटेट आइन है इनकी कंडक्टेंस कम होती है।
आपको यहाँ पे ये देखें, ये हमने इधर लिखा भी है कि जो एसीटेट आयन की कंडक्टेंस होती है वो 40.9 मोहो या पर ओम होती है, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन की आप कंडक्टेंस देखें 198.6। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोक्साइड आयन है डेफिनेटली वो किसी गुड इलेक्ट्रोलाइट से आई हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन जो एसीटेट आयन है ये हमारे पास एसिटिक एसिड से प्रोड्यूस होते हैं, और हमें पता है कि जो एसिटिक एसिड है ये हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी डिसोसिएशन इतनी ज्यादा नहीं होती, सो वहां पे जितने आयंस कम होंगे उतना ही जो उसके अंदर कंडक्टेंस का फिनोमिना है वो भी कम होगा। अब अगर हम बात करते हैं स्पोनिफिकेशन ऑफ एथाइल एसीटेट की, ठीक है, इसमें क्या होता है देखें, हमारे पास था एथाइल एसीटेट, वो क्या है, एथाइल सी एच, सबसे पहले हम एसीटेट लिख लेते हैं, CH3CO, और ये मेरे पास है एथाइल C2H5। अब यहाँ पे जब हाइड्रोलिसिस करवानी है, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड पड़ा हुआ है सोल्यूशन में, इसने क्या करना है, इसने थाइल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस करनी है, यहाँ से ये इसको ब्रेक डाउन करेगा, तो क्या प्रोड्यूस होगा, एसीटेट आइन और साथ में एथाइल, जो ये हमारे पास पॉजिटिव बन जाएंगे। सिमिलरली इसकी भी डिसोसिएशन होगी, ये हमारे पास सोडियम आयन बना देगा और ये हमारे पास है नेगेटिव। अब आप देखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसके पास इनिशियली हाइड्रोक्साइड आयन थे जो कि ज्यादा कंडक्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, अल्टरनेटिवली किसके साथ रिप्लेस हो रहे हैं, एसीटेट आयन के साथ। अगर हम इनका प्रोडक्ट देखें तो हमने कहा था ना कि हमारे पास सोडियम एसीटेट बनता है, तो सोडियम एसीटेट हमारे पास कब बना है कि जब सोडियम के जो हाइड्रोक्साइड आयन थे उन्होंने रिप्लेसमेंट की है, किसके साथ की है, एसीटेट आयन के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो ये बना है। इसीलिए उसने यहाँ पे लिखा है कि जो एक रिएक्शन है, जैसे स्पोनिफिकेशन का जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होगा, वो आगे जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोक्साइड आइंस की जो अमाउंट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, सोल्यूशन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डिमेनिश होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये जो हाइड्रोक्साइड आइन है ये अल्टरनेटिवली एथाइल ग्रुप के साथ जाके अल्कोहल बना देंगे, और जो एसीटेट आइंस हैं वो क्या होंगी, उनकी प्रोडक्शन होगी। ओके, सो अब अगर हम लोग देखेंगे, हमें ये बात पता है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो हाइड्रोक्साइड आयन की ज्यादा है और एसीटेट आयन की कम है। हमने जब ये रिएक्शन प्रोसीड करना है, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्शन प्रोसीड होगा, तो क्या होगा, हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे बाय फॉलो द कंडक्टोमीटरिकली, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम कंडक्टोमीटर यूज करेंगे। व्हाट इज कंडक्टोमीटर, is it is an instrument which is used to measure the conductance of the solution। जैसे आप लोगों ने पीएच मीटर देखे होंगे, ठीक है, वो क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रोड होता है, उसको हम सोल्यूशन में डिप करते हैं, उसका बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास जितनी पीएच होती है वो स्क्रीन पे जो उसके साथ अटैच होता है मॉनिटर, उस पे शो हो जाता है। सेम हमारे पास कंडक्टोमीटर होता है, कंडक्टोमीटर के अंदर भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोड होता है, उस इलेक्ट्रोड को हम अपने जो ये जो हमारा रिएक्शन है इस रिएक्शन सैंपल के अंदर डालेंगे तो हमें कंडक्टेंस पता चलती जाएगी। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तब भी हम पहले कंडक्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारा रिएक्शन आगे आगे चलता जाएगा तो क्या होगा, तब भी हम लोग उसकी कंडक्टेंस को फाइंड आउट करते जाएंगे। सो आप यहाँ पे ये देखें, अगर अब थोड़ा सा जरा सोचें, अपने माइंड में लेकर आए, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तब हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड थे, ठीक है, ज्यादा, उस वक्त जब हमने उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट, उसकी कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे हमारे पास कंडक्टेंस ज्यादा होगी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता जाएगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास, विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, हमारी जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होती जाएगी।
अब जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज क्यों हो रही है, उसकी क्या वजह है कि जो हमारे पास कंडक्टेंस है वो डिक्रीज इसलिए हो रही है कि जो हमारे पास फास्ट मूविंग सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन थे विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रिप्लेस होते जा रहे हैं एसीटेट आयन के साथ। ठीक है, और ये ऊपर हम लोगों ने ये बात देखी है कि जो एसीटेट आयन है उनकी जो हमारे पास कंडक्टेंस है वो बहुत कम है, अब ऑलमोस्ट 40.9 पर ओम होते हैं। लेकिन हाइड्रोक्साइड आयंस की कंडक्टेंस देखें तो ये राउंड अबाउट 198.6 की है। ठीक है, तो जब इतना कंडक्टेंस का फर्क है, हाइड्रोक्साइड आयन अब डिमेनिश होते जा रहे हैं, जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता जा रहा है हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है और जो हमारे पास एसीटेट आयन है उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती जा रही है, सोप की फॉर्मेशन होती जा रही है, सोडियम साल्ट ऑफ जो एसिड्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती जा रही है। तो जब आप कंडक्टोमीटर को यूज करके इनकी कंडक्टेंस को फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास जो कंडक्टेंस की वैल्यू है वो कम होती जा रही है। ठीक है, अब क्या होगा कि एक जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, जब बिल्कुल इनिशियली अभी आपने जस्ट वी आर टेकन द एथाइल एसीटेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, उस वक्त जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था हम कह सकते हैं कि एट टाइम जीरो, जब हमारे पास टाइम जीरो था तो कब क्या हुआ था, उस वक्त जो हमने कंडक्टेंस फाइंड आउट कर ली थी। ठीक है, और फिर हमने एट अ टाइम टी यानी कि कुछ वक्त गुजरने के बाद दोबारा जैसे टाइम टी हो गया, जब टाइम जीरो था तब भी कंडक्टेंस फाइंड आउट की, और आफ्टर पासिंग सम टाइम अगेन हम लोगों ने कंडक्टेंस फाइंड की। तो ये जो चेंज इन कंडक्टेंस आई है एट टाइम जीरो, जीरो टाइम पे वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द एथाइल एसीटेट। ठीक है, इसी तरह जो कंडक्टेंस की चेंज आएगी एट टाइम टी पे, यानी कि कुछ वक्त गुजरने के बाद जब आपने कंडक्टेंस को फाइंड आउट किया, कुछ आप कह लें कि वो जो टाइम है 1 घंटा है या 2 घंटे हैं या 3 है, उस वक्त आपने कंडक्टेंस फाइंड आउट की है और आपने उसकी जब इनिशियली टाइम के साथ जो कंडक्टेंस फाइंड आउट की थी उसके साथ जो ये जो चेंज आएगा ये किसके प्रोपोर्शनल है, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पहले हमने क्या किया, हमने टाइम जीरो पे जब बिल्कुल अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ था हमने वहां पे एक कंडक्टेंस को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि सी नॉट। नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो को, कि जब बिल्कुल टाइम जीरो था उस वक्त हमने कंसेंट्रेशन को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, उसके बाद कुछ वक्त गुजरने के बाद जैसे 5 मिनट गुजरने के बाद या 10 मिनट गुजरने के बाद, 15 मिनट गुजरने के बाद दोबारा हम लोगों ने कंडक्टेंस को फाइंड आउट किया तो हमारे पास कंडक्टेंस की फर्ज करें वैल्यू आ गई क्या, सी टी। ठीक है, तो अब ये जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा डेफिनेटली, तो ये जो डिफरेंस है ये किसके प्रोपोर्शनल है, इट विल प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एथाइल एसीटेट। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि हमने वही जो इनिशियल कंडक्टेंस है उसको फाइंड आउट किया है, लेकिन अब ये जो हम लोगों ने टाइम टी की बात कर रहे हैं ना, ये टाइम जोन सा है ये हमारे पास क्या होगा, ये बेसिकली हमारे पास इन्फिनिटी होगा, यानी कि काफी ज्यादा टाइम। इवन यू सेड के आप ओवरनाइट की बात कर लें, आपका रिएक्शन मिक्सचर पड़ा रहा है इन्फिनिट टाइम के लिए और फिर आप कंडक्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको हम लिख सकते हैं कि सी इन्फिनिटी। तो इन दोनों कंडक्टेंस का जो डिफरेंस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, इट विल प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हमने ये बात पहले जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस की रेट कांस्टेंट इक्वेशंस में ये बात देख चुके थे कि हमें बेसिकली चाहिए क्या, हमें कंसंट्रेशंस चाहिए, किसकी कंसंट्रेशंस चाहिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए जिसको हम एथाइल एसीटेट कह रहे हैं एंड चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, इज इट। तो हमें यहाँ पे रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन है वो कैसे पता चलेगी, इट इज एसोसिएटेड विद द कंडक्शन। ठीक है, हम लोगों ने जो बजाय इसके कि हम उनके जो कंसंट्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करें, हमने क्या किया है, हम लोगों ने उसकी कंडक्टेंस फाइंड आउट कर लिया है।
और उसकी कंडक्टेंस फाइंड आउट करने से हमें क्या फायदा होगा, हमें पता है कि कंडक्टेंस ज्यादा कब होगी, जब हमारे पास कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, लेकिन कंडक्शन कम होगी आपके सॉल्यूशन की कब, जब आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो रिप्लेस होते जाएंगे किसके साथ, एसीटेट आयन के साथ। इस तरह हमें जो सा होगा, जो रेशो मिल जाएगी किसकी, सी नॉट माइनस सी टी, ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज दिस वन, इट इज द initial concentration of ethyl acetate, and Ct minus C infinity, it is the initial concentration of a final concentration of ethyl acetate। ठीक है, और अगर हम इसको जब प्लॉट ड्रा करेंगे, प्लॉट का क्या मतलब है, यानी कि हम इसको ग्राफ ड्रा करेंगे तो हम एक्स एक्सिस पे क्या ले लेंगे, टाइम ले लेंगे, और वाई एक्सिस पे क्या ले लेंगे, ये पूरे ये जो हमारे पास टर्म है सी नॉट माइनस सी, इसको मैं इन शॉर्ट सी से लिख देती हूँ। तो इसको करेंगे, जब ये हम प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और जो उस स्ट्रेट लाइन की जब हम स्लोप ड्रॉ करेंगे तो वो स्लोप हमें किसकी वैल्यू दे देगी, वो हमें दे देगी वैल्यू रेट कांस्टेंट की। और ये रेट कांस्टेंट किसका होगा, ये रेट कांस्टेंट हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का होगा। ठीक है, तो ये तमाम जो थी इसकी केमिस्ट्री थी, आप लोगों को पता होना चाहिए स्पोनिफिकेशन रिएक्शन क्या है। स्पोनिफिकेशन ऑफ एथाइल एसीटेट इज एन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। उसकी आपको रेट कांस्टेंट की जो इक्वेशन है, फाइनल एक्सप्रेशन है, उसका पता होना चाहिए। उसके बाद आपने ये देखना है कि हाउ वी प्रूव इट। हमारा तो एम है ना कि यू हैव टू डिटरमिन द एक्यूरेटली रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आप इसको प्रूव कैसे करोगे, आपको उसके लिए उनकी कंसंट्रेशंस की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कंडक्टोमीटर। जो कंडक्टोमीटर है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक द पीएच मीटर। जैसे पीएच मीटर का इलेक्ट्रोड होता है, कंडक्टोमीट्री का भी एक इलेक्ट्रोड होता है। उस इलेक्ट्रोड को हम लोग अपने सॉल्यूशन के अंदर जस्ट डिप करते हैं, और हम लोग कैलिब्रेशन करके उसको जब टॉर्क करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, जस्ट वी आर यूजिंग द कंडक्टोमीटर, और हमने वैल्यू को ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद हमने थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके अपना ये जो सेकंड ऑर्डर का ग्राफ है इसको जनरेट कर लेना है। Okay, now let's talk about the chemicals and apparatus. So it is a very simplest experiment, and we are using only two chemicals. One is the sodium hydroxide and other is the ethyl acetate. ठीक है, सिर्फ आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए और हमें एथाइल एसीटेट चाहिए, और इसके अलावा आपको कंडक्टोमीटर चाहिए कंडक्टेंस मेजर करने के लिए, और बीकर्स चाहिए जिसके अंदर आप अपना रिएक्शंस परफॉर्म कर सकें। वेरी सिंपल प्रोसीजर है। अब हम देखेंगे कि हाउ वी परफॉर्म इट। हम जो ये जो कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, ये सारी ये बेसिकली हमारे पास होगा कैसे, अब हम इसको देखेंगे। First of all, you have to prepare the 0.05 molar solution of both ethyl acetate and sodium hydroxide. दो हमारे पास केमिकल है, दोनों के आप लोगों ने 0.05 मोलर सॉल्यूशन बना देना है। You already know that how to prepare the molar solution. प्रिपेयर हो गए सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने एक रिएक्शन वेसल में 25 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड के ले लेने हैं, और आपने उसके साथ थर्मोस्टेट लगा देना है, यानी कि थर्मामीटर लगा देना है। क्यों, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कितने टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने 25 ml ऐड करने हैं किसके, एथाइल एसीटेट के। ठीक है, और ये आपने एकदम से पोर नहीं कर देना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बीकर में पड़ा और ऊपर से एकदम से पोर कर दिया। नो, यू हैव टू ऐड द एथाइल एसीटेट बाय मींस ऑफ पाइपेट। आपने पाइपेट के अंदर इसको भरना है, और बहुत आराम आराम से जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप या थोड़ा थोड़ा 1 ml 2 ml करके उसको डालना है और उसको मिक्स करना है। ठीक है, जब आप रिएक्शन वेसल में उसको डालेंगे,
आपने स्टॉप वॉच को चला देना है एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज ऑफ हाफ टेस्ट। यहाँ पे हाफ टेस्ट ट्यूब है, हाफ टेस्ट ट्यूब मीन्स के हाफ पाइपेट। जैसे आपका पाइपेट है, फर्स्ट कर लो कि आपके पाइपेट के अंदर 25 ml एथाइल एसीटेट है। जब ये हाफ हो जाएगा यानी कि 12.5 ml आपने अपने रिएक्शन वेजल के अंदर डाल दिया है, तब आपने स्टॉप वॉच को ऑन कर देना है। कब उसको जाके ऑफ करना है? जब आपकी तमाम की तमाम पाइपेट डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, इससे आपको टाइम पता चल जाएगा कि व्हाट टाइम विल बी टेकन फॉर डिस्चार्ज ऑफ एथाइल एसीटेट विद देयर हाफ वॉल्यूम, कि कितना जो हाफ डिस्चार्ज हुआ है एथाइल एसीटेट का सोल्यूशन वो कितनी देर में पाइपेट से हुआ है, ये आपको इसकी वैल्यू टाइम की पता चलेगी। आपने डाल दिया सारे का सारा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मिक्सचर को शेक करना है और उसको आपने सेपरेट रख देना है। फिर आपने क्या करना है, आपने उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को चेक करना है बाय यूजिंग कंडक्टोमीटर। ठीक है, अब आपने कंडक्टेंस को क्या किया, आपने रिएक्शन किया, आपने उसकी फर्स्टली अभी जैसे ही आपने उसके अंदर एथाइल एसीटेट को ऐड किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, आपने फौरन से पहली कंडक्टेंस की मेजरमेंट ले ली, रीडिंग ले ली, और उसको हम क्या कहेंगे, सी नॉट या सी जीरो। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट 25 मिनट विथ द टाइम इंटरवल ऑफ 5 मिनट आपने रीडिंग लेनी है। जैसे 5 मिनट गुजरे आपने रीडिंग ली, अगले 5 मिनट गुजरे फिर रीडिंग ली, फिर 5 मिनट गुजरे फिर रीडिंग ली, फिर 5 मिनट गुजरे फिर मीटिंग ली। तो आपके पास जो पहले 20 मिनट होंगे, फर्स्ट 20 मिनट्स में आपने 5 मिनट्स के टाइम इंटरवल के साथ क्या करना है, कंडक्टेंस फाइंड आउट कर लेनी है। इसके बाद जब आपने कर ली, नेक्स्ट कंडक्टेंस जो आप फाइंड आउट करेंगे वो आप टाइम इंटरवल रखेंगे 10 मिनट्स, और ये आप परफॉर्म करेंगे 30 मिनट्स के लिए। यानी कि जब आपने फर्स्ट 20 मिनट्स कंज्यूम कर लिए, आपके पास 4 रीडिंग आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट 20 मिनट में 5-5 मिनट के कितने इंटरवल बनेंगे, 4, तो 4 रीडिंग आई है। अब जो नेक्स्ट 30 मिनट का एक्सपेरिमेंट है, इसमें आपने टाइम इंटरवल रख देना है 10 मिनट्स। तो टोटल कितनी रीडिंग आएंगी आफ्टर पासिंग द 30 मिनट्स, इट विल बी 3। ठीक है, तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ये कितने मिनट में हमने परफॉर्म किया है, 20 और 30 टोटल है 50 मिनट्स। और इन 50 मिनट्स के रिएक्शन में हाउ मेनी टाइम्स यू गॉट द कंडक्टेंस, एक तो बिल्कुल टाइम जीरो पे हो जाएगी, और जो बाकी 7 हैं वो हम लोग डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे, कुछ 5 मिनट के बाद लेंगे, इस तरह कुछ 10 मिनट के बाद लेंगे, तो ओवरऑल हमारे पास 8 रीडिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, रीडिंग्स लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपना जो सोल्यूशन है इसको हीट करना है, नॉट बॉयल द सोल्यूशन, यू जस्ट हीट द सोल्यूशन टिल 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपने इसको ओवरनाइट रख देना है। अगले दिन जब हम उसको देखेंगे तो हम दोबारा से उसी सोल्यूशन की कंडक्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, और उसको हम क्या कह देंगे कि ये हमारे पास कौन सी कंडक्टेंस आई है, कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी। ओके, तो 3 तरह की कंडक्टेंस अभी तक हमने देखी। एक कंडक्टेंस सी नॉट है, वो कंडक्टेंस जो हमारे टाइम जीरो पे हुई थी। इसके बाद सी टी, यानी कि कंडक्टेंस एट एनी टाइम टी। अब वो जो टाइम है वो वहां पे हमारे पास एक सीरीज आ रही है, हमने 7 डिफरेंट रीडिंग्स ली हैं। वो 7 डिफरेंट रीडिंग्स किस तरह ली हैं कि टाइम के इंटरवल्स को बढ़ा बढ़ा के, जैसे जैसे रिएक्शन का टाइम कंज्यूम होता जा रहा था, 5 मिनट बाद ली तो हमारे पास और रीडिंग आई, अगले 5 मिनट गुजरे तो और रीडिंग आई, इसी तरह रिएक्शन प्रोसीड होता गया, तो हमारे पास कंडक्टेंस की वैल्यू कम होती जाएंगी। और यहाँ पे जो एक आपके लिए क्लिक पॉइंट ये है कि पीछे हम लोग ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि क्या केमिस्ट्री है। हमारे पास रिएक्टेंट में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड रिप्लेस होते जाएंगे एसीटेटाइन के साथ, तो अल्टरनेटिवली क्या होगा, कंडक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके बाद जब आपने अपने जो सी टी है, कंडक्टेंस एट टाइम टी, आपने उसको फाइंड आउट कर लिया, फिर आप अपना जो सोल्यूशन है उसको हीट करेंगे 60 डिग्री के लिए, उसको ओवरनाइट रख देंगे, और देन फिर जो नेक्स्ट डे हम उसकी कंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे, उसको हम कह देंगे इट इज द कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी।
ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर है, सिंपल सा प्रोसीजर है। सिर्फ हमने सोल्यूशन बनाने हैं और उसकी मेजरमेंट करके उनको शेक करना है, और सिर्फ ऑब्जर्वेशन, हमारा काम इस प्रैक्टिकल में क्या है, ऑब्जर्व करना। हमने कंडक्टोमीटर की जो ऑब्जर्वेशन होगी उसको देखना है, और टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टॉप वॉच हमने अपनी पास रखनी है, और वहां से हम लोग देखते जाएंगे कि क्या कंडक्टेंस आती है। जब हम कंडक्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ये फार्मूला आ गया रेट कांस्टेंट का। ये वही फार्मूला है जो हम लोग पहले शुरू में स्लाइड में पढ़ चुके हैं, बस डिफरेंस ये है कि वहां पे हमने उसको जनरल डिस्क्राइब कर दिया था, और यहाँ पे हम अपने ये जो हमारे पास करंट एक्सपेरिमेंट है, ये हम उसकी उसकी लिहाज से इसको हम लोगों ने मॉडिफाई कर दी है। ठीक है, सो द रेट कांस्टेंट फॉर द स्पोनिफिकेशन ऑफ ethyl acetate कैन बी कैलकुलेटेड एज 1 over AT multiply C naught minus CT divided by CT minus C infinity, जिसमें ऐसे आपको पता है A हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या आती है, 0.05 मोलर, एंड इट विल बी सेम फॉर बोथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एथाइल एसीटेट। दोनों की जो मोलैरिटी है वो हम लोगों ने सेम रखी थी। C नॉट क्या है, कंडक्टेंस एट टाइम 0। सी टी क्या है, कंडक्टेंस एट टाइम टी। अब वो टाइम कोई भी हो सकता है, वो 5 मिनट हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 10, 20, 15, 20 वट एवर। देन सी इन्फिनिटी, कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी, के जब हमने उसको ओवरनाइट रख दिया और अगले दिन आके जब हमने कंडक्टेंस फाइंड आउट की, उसको हमने क्या कह दिया, कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी। ये तमाम की तमाम वैल्यू अगर हमें पता चल जाए, हम इस फार्मूले में पुट करके स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा डीएम क्यूब पर मोल पर मिनट, एंड दिस स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये किसके लिए है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। प्रोसीजर तो बहुत सिंपल है, आगे इसकी ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन भी सिंपल सी हैं। सबसे पहले तो आपने रूम टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया, कंसंट्रेशन हमें पता है जो हम लोगों ने मोलैरिटी बनाई है, कितना वॉल्यूम हमने कंज्यूम किया इस रिएक्शन के लिए वो भी हमें लिख लिया 25 इनिशियल कंसंट्रेशन का भी पता है। कंडक्टेंस एट टाइम 0, ये हमें जो सी है कंडक्टोमीटर से ही पता चलेगी। और इसी तरह जो टाइम्स है कंडक्टेंस एट टाइम टी, वो भी हम जो हमारे पास कंडक्टोमीटर है उसकी स्क्रीन से ये रीडिंग्स को देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हमने ये टेबल ड्रा करना है। ये जो टेबल है इसको आपने जरा समझना है कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। आप ये देखें कि जो टाइम 0 था, यहाँ पे जब आप कंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि उसकी क्या वैल्यू थी, उसकी वैल्यू है हमारे पास सी नॉट। ठीक है, आप सपोज कर लें उसकी क्या वैल्यू थी सी नॉट, और वो मेरे पास आ गई है ए। ठीक है, जब पहले 5 मिनट गुजरे तो हमने कंडक्टेंस फाइंड की, फिर नेक्स्ट 5 मिनट के बाद, देन नेक्स्ट 5 मिनट के बाद, देन नेक्स्ट 5 मिनट के बाद, और इस तरह जैसे आपको बताते गए थे कि आपने उसके अंदर कर लिया है। और ये जो इन्फिनिटी है, ये हमारे पास कौन सी कंडक्टेंस आएगी जो आप फाइंड आउट करेंगे ओवरनाइट रखने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यूज आ गई। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है दैट इज सी नॉट माइनस सी टी। अब ये क्या है, सी नॉट हमारे पास क्या है, कंडक्टेंस एट 0 टाइम, सो इट इज ए में से आपने यहाँ पे तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, ये खाली रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम a माइनस बी, सिमिलरली a माइनस सी, a माइनस डी, a माइनस ई, a माइनस एफ, a माइनस जी एंड a माइनस एच। और ये जो कंसंट्रेशन है, ये जो कंडक्टेंस है, ये किसकी कंसंट्रेशन के इक्वल है, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं कि ये इक्वल किसके है, ये कंसंट्रेशन ऑफ एथाइल एसीटेट की है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलम है वो सी टी माइनस सी इन्फिनिटी है। सी टी क्या है, बिल्कुल यही वैल्यू है। ठीक है, और इन्फिनिटी की क्या वैल्यू है, ये एच। तो ये कॉलम कैसे हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए माइनस एच। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं कुछ आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सी टी और सी 0 ही आ जाएगा ना, तो मतलब ए माइनस ए कर देंगे तो 0 आ जाएगा।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बी माइनस एच, यानी कि जो कंडक्टेंस किसी स्पेसिफिक टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे आई थी, उसमें से हम माइनस करते जाएंगे किसको, कंडक्टेंस एट इंफिनिटी। इस तरह हमारे पास ये पूरा कॉलम भी फिल हो जाएगा। जब हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, ये वही फार्मूला जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं रेट कांस्टेंट का, हम इसमें पुट करते जाएंगे। आप ये देखें, यहाँ पे हम ये करते हैं किसके लिए, ये हम 5 मिनट के लिए अगर कैलकुलेट करके देखें तो देखें हमारे पास 1 है डिवाइडेड बाय ए है, ए हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है जिसकी वैल्यू थी 0.05 मोलर। यहाँ पे टी हमारे पास टाइम है, वो हमारे पास टाइम कितना है, टाइम हम लोगों ने यहाँ पे 5 मिनट्स लिए हैं। ओके, इसको हम सॉल्व आउट करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, सी नॉट माइनस सी टी, यानी कि यहाँ पे ये इसको जो सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आएगी, सपोज कर लेंगे हमारे पास ये 1 आई है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 किसका आंसर था, ये इसका b माइनस एच का। ठीक है, यहाँ से ये हमें वैल्यूज पता चलती जाएंगी। इस तरह तमाम ये वैल्यूज कॉलम्स की आएंगी, 1 बाय 1 करके हम डिफरेंट टाइम्स के लिए रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको पूछा जाए कि पर्टिकुलर टाइम पे रेट कांस्टेंट की क्या वैल्यू थी, मैं आपसे कहूँ कि 20 मिनट गुजरने के बाद रेट कांस्टेंट की क्या वैल्यू थी, तो बाय यूजिंग दिस वन रिलेशन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो हमारा जो एम था, जो हमने शुरू में देखा था कि यू हैव टू डिटरमिन द एक्यूरेटली रेट कांस्टेंट फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ओके, यहाँ हमने रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर लिया। अब हमने यहाँ पे ये भी प्रूव करना है कि क्या ये जो है ये सेकंड ऑर्डर ही रिएक्शन था। ये प्रूव कैसे करेंगे, हमने प्लॉट ड्रा करना है किसके दरमियान, टी के दरमियान। ठीक है, यहाँ पे आप टाइम ले लेंगे, जैसे हम लोगों ने कितना लिया, पहले हमने 0 लिया, फिर हमने 5 लिया, देन वी आर टेकिंग 10, इसी तरह फिर आगे हमने 15 किया। जो हमारे टेबल के अंदर वैल्यूज टाइम की लिखी हैं वो सारी आपने एक्स एक्सिस पे ले ली। और ये जो रेशो है, ये भी रेशो कैसे हमने फाइंड आउट करनी है, बाय यूजिंग द कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4। हम यहाँ से 1 बाय 1 उस पर्टिकुलर टाइम के लिए रेशो लेंगे और उसका भी कोई हम स्केल बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसको वाई एक्सिस पे ले लेंगे, तो हम देखेंगे कि अगर 5 जो हमारे पास 5 टाइम, जो टाइम 5 था तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आई, 10 की हमारे पास यहाँ पे आई। इसी तरह हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जनरेट हो जाएगी। और अगर आप इस स्ट्रेट लाइन पे किसी भी एक जो आप ये ग्राफ ड्रा करेंगे, कहीं स्लोप ड्रा करेंगे, तो उसकी भी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, रेट कांस्टेंट की। जब आप तमाम कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी, ठीक है, वहां से जो आपके पास प्लॉट जनरेट होगा, इट मस्ट बी स्ट्रेट लाइन। और ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो हो रहा है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि योर रिएक्शन, द स्पोनिफिकेशन ऑफ एथाइल एसीटेट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पे जो एम था कि वी हैव टू डिटरमिन द एक्यूरेटली रेट कांस्टेंट, उसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली बाय यूजिंग द कंडक्टोमीटर। और हम लोगों ने जो हमारे पास वैल्यूज आई, जब उनका प्लॉट जनरेट किया, जब हमने उसका ग्राफ ड्रा किया, वहां भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जनरेट हुई। और इस वजह से हमने ये भी प्रूव कर दिया कि इज इट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ये कुछ आपके रेफरेंस के लिए आपके पास वीडियोस हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट वन वीडियो है ये हमारे पास थोड़ा क्लासिकल मेथड है, और जो सेकंड वीडियो है इसमें वो कंडक्टोमीटर को ही यूज कर रहा है। आप अपनी आसानी के लिए इसको देख सकते हैं। जो क्लासिकल मेथड था वो क्या था, वो मैं आपको बता दूं कि देखें रिएक्शन तो यही हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एसीटेट आइंस के साथ डील करेंगे, हाइड्रोक्साइड रिप्लेस होता जाएगा और एसीटेट आइन होते जाएंगे, यानी कि कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन की कम होती जाएगी। अब हाइड्रो ऑक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी कम हुई है, इसको हम बजाय इसके कंडक्टोमीटर से देखें, हम लोग यहाँ पे इसकी टाइट्रेशन भी करवा सकते हैं। ठीक है, कौन सी टाइट्रेशन होगी, एसिड बेस टाइट्रेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेस है,
सो यू आर यूजिंग सम एसिड, फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, कोई भी एसिड है, आप वो लें ब्यूरेट में जिसकी मोलैरिटी आपको नोन हो, और आप उसकी मोलैरिटी नोन होगी तो उसको हम ब्यूरेट में ले लेंगे। हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी हमें नहीं पता, उसको हम लोग अपने जो हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क होती है उसमें लेंगे। वी आर यूजिंग द फिनोफ्थलीन एज एन इंडिकेटर। तो 5 मिनट के बाद इसी तरह क्या करेंगे, वक्फन व वक्फन हम उनकी रीडिंग लेते जाएंगे, और हमें तो फाइंड आउट करनी है कंसंट्रेशन। तो अल्टरनेटिवली हमें कंसंट्रेशंस भी पता चल जाती हैं। लेकिन ये एक पुराना मेथड था, ये हम अडॉप्ट जरूर करते थे पहले जब कंडक्टोमीटर नहीं थे। कंडक्टोमीटर्स के साथ जो रेट कांस्टेंट की वैल्यूज आती हैं वो ज्यादा एक्यूरेट आती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका कंडक्टोमीटर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, फिर आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट कंसंट्रेशंस को फाइंड आउट कर लोगे। तो कंसंट्रेशंस को फाइंड आउट करने का क्या मेथड होगा, you have adopted titration process, and which kind of titration या which type of titration you have used, so it is the acid base titration, and what kind of indicator used for the acid base titration, it will be phenolphthalein, ठीक है। ये आपके रेफरेंस के, इनको आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चन किसी ने कुछ पूछना है सो यू कैन। जी बच्चों। मैम जी मैम यहाँ पर स्टॉप वॉच हमने यूज की थी जब हम पिपट की मदद से उसके अंदर जब डाल रहे थे उसको। जी, वो हमने इसलिए हमने यूज किया कि हमें बेसिकली कि कितना टाइम लगा है, आपने एथाइल एसीटेट को कितने टाइम में उसके अंदर पोर किया है, सिर्फ उसको देखने के लिए, उसका ऐसा कोई पर्पस नहीं था। यहाँ पे हमने अपना रिएक्शन ना एकदम नहीं स्टार्ट करवाना, यहाँ पे जो रिएक्शन है उसको आपने ग्रेजुअली लेके जाना है। अगर आप एकदम से उसके अंदर डालते हो तो वहां पे क्या होना है, वहां पे डिस्टर्बेंस डिस्ट्रक्शन होती है, वहां पे जो हमारा सिस्टम है वो स्टेबलाइज नहीं रहता। पाइपेट के साथ डालने का मतलब ये है कि आप एक तो उसको मतलब आराम आराम से डालें, और वहां पे स्टॉप वॉच का पर्पस ये है कि आपको टाइम पता चल जाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको रिएक्शन रिपीट करना पड़ रहा है, एक दफा नहीं किया आपने दोबारा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो इस वजह से जो सा था उसको हम लोगों ने पाइपेट यूज किया। क्यों यूज किया, ताकि हमें ना एग्जैक्ट टाइम पता चल जाए। अगर आपको दोबारा रिएक्शन करना पड़ रहा है उसमें हमें ये पता चलेगा क्या हमारी टाइम की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। जो यहाँ पे ये जो सारी जो कुछ जो चेंजिंग्स आएंगी ना कंडक्टिविटी में, ये इस चीज पे डिपेंड करेंगी कि आपने कितनी स्पीड से जो है वो अपना एथाइल एसीटेट पोर किया है। तो जस्ट फॉर नॉलेज के कितना टाइम हमें लगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आपको पहले फर्ज करो 30 सेकंड लगे हैं, ठीक है। आपके साथ वाला बच्चा है, मे बी उसने मतलब एकदम पाइपेट भी छोड़ दी हो, उसने 20 सेकंड कंज्यूम किए हो, या हो सकता है किसी ने 40 सेकंड कंज्यूम किए हो। तो वो जो टाइम रेंज होगी ना, उस टाइम रेंज की वजह से जो कंडक्टिविटी है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। ठीक है, एनी अदर? ओके मैम, ठीक। ठीक है, तो आप लोगों ने ना इसको देखना है मजीद अच्छे तरीके से, इसको अपनी नोटबुक में भी लिखना है, क्योंकि हम परफॉर्म तो नहीं कर रहे, लेकिन आप लोगों ने इसका जो मेथोडोलॉजी है, जैसे पूरा एक प्रोसीजर है, उसको आप लोगों ने देखना है और उसको अपनी नोटबुक्स में भी लिखना है। आपको पता ही है कि आप लोगों ने नोटबुक सबमिट करवानी है। आपके जो मॉर्निंग वाले फेलो हैं वो तो ये कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हम लोग ना इसको वर्ड पे ही बना लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में,
तो शॉर्ट फॉर्म में बना के जब आप कहेंगी हम आपको प्रिंट निकाल के दे देंगे, ठीक है। तो मैंने उनको ये कहा था कि शॉर्ट फॉर्म में तो मैं भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो फिर देन व्हाट विल द डिफरेंस। उन्होंने कहा नहीं हम उसको मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो आप भी देख लें भाई आप लोगों ने क्या करना है। ऐसे अभी फिर हमारा डिसीजन ये हुआ था कि अभी मिड तक, जब तक आपके मिड नहीं होते तो ये जो आपके प्रैक्टिकल नोटबुक वाला मामला है इसको हम पेंडिंग ही रहने देते हैं, ठीक है। आप मिड दे लें, तब तक हमारे पास मजीद सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि आइदर आप लोग जनवरी में वापस कैंपस आ रहे हैं या नहीं। अगर तो आप लोग कैंपस में आएंगे और आपके पेपर फिजिकल होंगे तो देन डेफिनेटली आपको हार्ड फॉर्म में हैंड रिटन ही जमा करानी पड़ेगी। लेकिन अगर कुछ मसला मसाइल पड़ गया बीच में तो कोई बात नहीं, फिर आप लोग सॉफ्ट पे बना लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल जो आपका जो फोकस होना चाहिए ना वो आपके मिड एग्जाम पे होना चाहिए, उसको आप देखें, वो आपके ऑनलाइन ही कंडक्ट किए जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबल यही है कि एमसीक्यूज दिए जाएंगे, क्योंकि ये एक जरा मैथमेटिकल कोर्स है थोड़ा सा। तो फिर जो एमसीक्यूज है ना वो थोड़े से उस हिसाब से ही होंगे, लाइक जस्ट लाइक इट आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल। तो अपने जो कॉन्सेप्ट्स है ना उनको जरा बिल्डअप करें, तो फिर उसको हम डिस्कस करेंगे।